दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रुद्रनॉमिक्स संपादकीय आप लोगों का स्वागत है। तो आज 20 फरवरी है और दो जो मुख्य आर्टिकल एडिटोरियल हमने डिस्कस करने हैं, एक है इंडियन एक्सप्रेस का और एक है दोस्तों आपका हिंदू का। तेहरान री एंटर्स स्पॉटलाइट और एक है मानव डॉक्ट्रिन जो हाल ही में एआई समिट के दौरान रिवील की गई। तो ये आप अपने जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो पार्ट है उससे रिलेट कर सकते हैं। इकोनॉमी वाले पार्ट से भी पहला आर्टिकल रिलेट होता है। दूसरा आर्टिकल जो है वो इकोनॉमी और वेरी इंपॉर्टेंटली जो एथिक्स की बात होती है, एथिक्स जो आपका जीएस पेपर 4 है। एथिक्स किसका दोस्तों? एथिक्स फॉर एआई पर्टिकुलरली। ये एक रिलेटिवली जो है नया डोमेन उभर के यहाँ पे आया है एआई के जन्म होने के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आर्टिकल, तेहरान री एंटर्स ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्पॉटलाइट। तो ये कबीर तनेजा हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के, जिन्होंने लिखा है। ऑथर क्या कहते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि 2013 में अमेरिका और उसके एलाई यानी कि इसराइल ने तेहरान के अगेंस्ट एक जो एलिगेशन था कि डेवलप कर रहा है तेहरान बहुत तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम जो है, उसके चलते एक डील जो है पहले साइन किया गया था, नेगोशिएट किया गया था। नेगोशिएशंस में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5+1 मेंबर्स कहे जाते हैं, जिसका जर्मनी भी हिस्सा है, और ईरान जो है, उनके बीच में नेगोशिएशंस हुए थे और अग्री किया था ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्टेल करने के लिए और केवल जो है सिविलियन यूज के लिए ही जो है न्यूक्लियर्स को यूज करने के लिए। तो ये डील जो है उस वक्त का जो यूएस का प्रेसिडेंट था बराक ओबामा, उसने साइन किया था और नाम पड़ा था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPOA। फिर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आया, पहला टर्म अपना, उसके बाद मतलब ओबामा हो गया, बाइडेन हो गया, फिर बीच में बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म आया। उस दौरान 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को विड्रॉ कर लिया इस अग्रीमेंट से जो पिछले राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा ने साइन किया था, जो JCPOA कंक्लूड हुआ था। तो ट्रंप ने कारण ये दिया कि JCPOA जो है वो अमेरिका के इंटरेस्ट को सिक्योर नहीं करता और ये जो है एक फार्सिकल यानी ये कह सकते हैं कि धोखे के तरीके से जो है ईरान ने इसको नेगोशिएट किया था। आउटकम ये निकला कि ईरान अमेरिका के और अलाइज थे जो इसके साइनिंग में, इसके नेगोशिएशन में अमेरिका के साथ मौजूद थे, यूरोपियन, वो सब जो है उनको एक झटका लगा। देवर लेफ्ट इन लर्च, इंक्लूडिंग इवन आप कह सकते हैं कि रशिया एंड चाइना। फिर इसके बाद 2025 फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, बीच में बाइडेन आया पर JCPOA जो है वो लटका ही रहा। ट्रंप बना दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति और इस वक्त जो है यूएसए इजराइल दोनों ने ये डिसाइड किया कि हमें बॉम्ब करना है ईरान के न्यूक्लियर और एयर डिफेंस साइट को। तो ऑथर कहते हैं कि हालांकि नेतन्याहू जो है उन्होंने वो सक्सीड हुए ट्रंप को इस चीज को लेकर कन्विंस करने में। अमेरिकन खुद से उतना जो है ज्यादा कन्विंस शायद नहीं थे। साथ साथ अमेरिका ने कहा कि हम डिप्लोमेसी के साथ साथ हम जो है हम एक डील जो है वो भी करना चाहते हैं ईरान के साथ। तो ये जो है मौजूदा चीजें दिखाई पड़ती हैं। फिर ऑथर कहते हैं कि इसराइल और नेतन्याहू जो हैं, दे हैव हैड लिमिटेड सक्सेस विद ओबामा एंड बाइडेन टू इन्वेड और टू अटैक इरानियंस। ट्रंप के साथ इसराइल जो है, नेतन्याहू जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कन्विंस करने में सक्षम रहे, सफल हो पाए ये कन्विंस करने में ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि ईरान जो है वो तेजी से बढ़ रहा है टुवर्ड्स डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, जिसके चलते 2026 आज की डेट में हमें क्या दिखता है कि यूएसए ने जो है हेवी मिलिट्री जो है वो मूव करी है अराउंड ईरान। बट ट्रंप के जो भाषा, ऑथर के अकॉर्डिंग के ट्रंप की जो भाषा है वो जब बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति था उसमें जो जिस प्रकार की भाषा व्हाइट हाउस से दिखाई पड़ती थी, व्हाइट हाउस से जब ओबामा ने अपना JCPOA जो है वो ईरान के साथ फाइनलाइज किया था, वैसी सिमिलर भाषा आज की ट्रंप की दिखाई पड़ रही है कि ट्रंप को अपना खुद का JCPOA चाहिए और ओमान लंबे समय से जो एक मीडिएटर रहा है वो वापस जो है मीडिएशन में हेल्प कर रहा है। ट्रंप की जो लैंग्वेज है वो क्लियर सिग्नल्स दे रही है कि वो प्रेफर करेगा ईरान के साथ एक डील करना, बट दूसरी तरफ ये भी कहा है कि अगर डील नहीं हो पाती है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या उसका आउटकम जो है फिर क्या निकलेगा, कि किस प्रकार से क्या जो है ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा। फिर ऑथर कहते हैं कि नो एस्केलेशन इज व्हाट अरब पावर्स वांट, कि जो गल्फ की पावर्स हैं जिसमें हम बात करते हैं सऊदी हो गया, ओमान हो गया, UAE हो गया, एमिरेट्स है ना, कुवैत, बहरीन, कतर, इन कंट्रीज की बात करते हैं तो ये नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, रीजन में टर्मोइल क्रिएट हो। तो इन्होंने एक तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रंप के तरफ जो है इन्वेस्टमेंट कमिट भी किया हुआ है अरब पावर्स ने, जो गल्फ के अरब पावर्स हैं।
हालांकि इनके अपने खुद के ट्रबल्स हैं ईरान के साथ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि इनके खुद के मसले जो हैं वो हैं ईरान के साथ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये होने के बावजूद भी ये मिलिट्री एस्केलेशन जो है नहीं देखना चाहते। और इसके अलावा भी बाकी कंट्री जो भी हैं वो भी यही चाहते हैं कि टॉक्स जो है वो सक्सीड हो जाएं फेल होने की बजाय, और रीजन जो कंफ्लिक्ट में, एक नए कंफ्लिक्ट में पुश हो सकता है वो ना हो, अन्यथा जो है ये कई सालों के लिए हो सकता है स्प्रेड कर जाए कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि एक बार शुरू हुआ तो कोई नहीं जानता कि कब जो है कितनी जल्दी खत्म हो पाएगा। चलिए दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं अयतुल्ला खमीनी लेड जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी ईरान की क्या पोजीशन है, तो ईरान ने कहा है साफ तौर पे कि हमारे पास जो है काइनेटिक कैपेसिटी पूरी है स्ट्राइक बैक करने की। काइनेटिक कैपेसिटी, काइनेटिक ऑपरेशंस और नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस, दो हम ये टर्म्स यूज करते हैं डिफेंस लैंग्वेज में। तो काइनेटिक ऑपरेशंस का मतलब होता है कि आप जो है हथियार के साथ, आर्म्स के साथ जो है रिटेलिएट करेंगे, यानी आपके ऊपर अगर हमला होगा तो आप भी हमला करेंगे। और शुरू में शायद इसको उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा था दोस्तों, लेकिन अब जो है इंक्रीजिंगली ये बात जो है उसको उसकी सीरियसनेस को जो है एनालिस्ट और ऑफिशियल जो हैं बाकी तरफ, अमेरिका की तरफ, वो जो है इसको सीरियसली ले रहे हैं कि ईरान जो है वो स्ट्राइक बैक करेगा। ठीक है, और ये ईरान ने साफ साफ जो है थ्रेट भी किया है कि कोई भी स्ट्राइक अगर इस बार की जाएगी अमेरिका या जो उनकी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से, तो रिटेलिएशन जो है वो टारगेट करेगा यूएस की मिलिट्री फैसिलिटीज को रीजन के अंदर, जो लार्जली सिचुएटेड है इन्हीं गल्फ स्टेट्स के अंदर, जिसके चलते गल्फ स्टेट्स में एंग्जाइटीज जो हैं वो आज की डेट में अपने पीक में हैं। यही एक बार रीजन जो हम कह रहे हैं कि ऑथर कह रहे हैं कि अरब पावर्स इसीलिए जो है वो नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि ये सिचुएशन जो है वो अवॉइड हो जाए एस्केलेट करने से। फिर चांसेस, सॉरी, स्टेक्स फॉर इंडिया ऑथर कंक्लूड किस प्रकार से करते हैं। ऑथर कहते हैं कि देखिए ईरान जो इशू, अब ये ईरान का इशू जो है वापस एक जियो पोलिटिकल फ्रिक्शन के अंदर उभर कर आ गया है, वो एक बदतर समय में आया। मतलब देयर कुड नॉट हैव बीन अ मच वर्स टाइम एट दिस मोमेंट, जब दुनिया ऑलरेडी जो है काफी डिसऑर्डर के अंदर है ऑलरेडी। तो ये एक और नया चैलेंज जो है वो दिखता है, पोजेस रिन्यूड चैलेंज फॉर मेनी इंक्लूडिंग इंडिया। तो फिर ऑथर बताते हैं कि जब बराक ओबामा राष्ट्रपति था अमेरिका का, उस वक्त का जो JCPA हुआ था, यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको 1-2-3 न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है, तो उस वक्त भारत ने सपोर्ट किया था इस प्रोसेस को, और इवन ईरान को भी जो है ये समझाने की कोशिश की थी कि इसमें जो है ईरान का भी फायदा है। वी हाईलाइटेड द पर्क्स ऑफ सच एन एग्रीमेंट टू तेहरान, है ना, जो राजधानी है ईरान की, कि इससे एक तो सैंक्शन ईज आउट हो जाएंगे और ऑयल का जो व्यापार आप करते थे वो जो है वापस से आप शुरू कर पाएंगे हमारे साथ भी और बाकियों के साथ भी। चलिए, ऑयल ट्रेड अगर देखा है तो एक पॉइंट पे भारत के टॉप 2 ऑयल सप्लायर्स में जो है ईरान आता था, और ये बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद एक चीज थी, क्योंकि ये रूपी बेस्ड ऑयल हम यहाँ से खरीदते थे, डॉलर बेस्ड ऑयल नहीं खरीदते थे, इस बात को ध्यान रखिए। तो हमारे इंटरेस्ट भी बहुत क्लोजली यहाँ पे जुड़े हुए थे ऑयल को अगर सिर्फ देखा जाए। ठीक है, जो बाद में फिर अल्टीमेटली जीरो आउट करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका बार बार उसमें टांग अड़ा रहा था कि आप सैंक्शन हैं ईरान के ऊपर, आप जो है तेल ना लीजिए। दूसरा एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव भी है, चबाहर जो पोर्ट है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारी कनेक्टिविटी की जो पूरी इन्वेस्टमेंट है, ये पूरा पाकिस्तान वाले रूट को बाईपास करके, है ना। तो ये तो हुए दो पहलू। तीसरा पहलू कि एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर भी है ईरान, अगर इस नजरिए से देखा जाए भारत के लिए, कि जो फॉर फ्रैक्शियस रिलेशनशिप विद पाकिस्तान जो हम शेयर करते हैं इंडिया के लिए, हमारे लिए प्रैक्टिकलिटी जो है ईरान की, चाहे हम उसके टाइज विद तालिबान इन अफगानिस्तान या उसकी पॉस्चरिंग इन सेंट्रल एशिया विज़िवी चाहे टर्किश हो या पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसेस हो, तो वो भी एक एंगल है जो हमारे लिए सूट करता है। ठीक है, तो इसलिए ईरान के बारे में ये कहा जाता है कि इट ऑफर्स मच मोर फॉर इंडिया देन जस्ट द वेस्ट एशियन पॉलिसीज। तो ये सबके लिए वैसे तो हित में ही होगा अगर ना हो, बट ये अब कह नहीं सकते। एंड एक बात तो जो मुझे लगता है होने वाली है कि शाह जो हैं उनकी वापसी होगी ईरान के अंदर, कब होगी वी कांट से, बट दैट रिमेन्स टू बी सीन। चलिए, तो फिर फाइनली कंक्लूड करते हैं। ऑथर कहते हैं कि ईरान जो है इट स्टैंड्स एट अ क्रॉस रोड्स, इंटरनल प्रोटेस्ट जो हैं वो भी काफी समय से होते आए हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल उठाते हुए। मॉडरेट जो एक दफा पावरफुल थे, दे हैड टू अलाइन विद देयर कंजर्वेटिव पीयर्स, एक नेशनलिस्टिक जो नैरेटिव है यूएस की बॉम्बिंग के बाद बिल्ड करने के लिए। डोमेस्टिक पावर प्लेज बहुत हेविली इम्पैक्ट करेंगे एक्सटर्नल आउटकम्स को, नो डाउट।
और कोई भी सक्सेस अगर जो ये वार्ता अमेरिका के साथ ईरान का होगा, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन मूविंग अहेड, उसका सक्सेस हो जाए, है ना, देन ऑल द ऑल्टरनेटिव जो अभी प्रेजेंट किए जा रहे हैं, स्पेशली द लार्जेस्ट अमेरिकन मिलिट्री बिल्डअप इन द रीजन सिंस 2003। ठीक है, वैसे भी देखो अमेरिकन के साथ एक जो हिस्टोरिकल फैक्ट रहा है, जहां पे भी गए हैं ये कहीं पे भी जीत के तो आए नहीं है, बस एक जो है पूरा का पूरा सत्यानाश करके रीजन को टर्मोइल में छोड़ के आ गए हैं, चाहे वियतनाम हो चाहे अभी रिसेंटली अफगानिस्तान से भागे थे। ठीक है, चलिए, सो दैट इज हाउ द फर्स्ट एडिटोरियल कंक्लूड्स। ओके, लेट्स मूव नाउ टू द नेक्स्ट संपादकीय, द मानव डॉक्ट्रिन। तो दोस्तों आप जानते होंगे एक अच्छा सक्सेसफुल इवेंट रहा है जो एआई समिट अभी हमने नई दिल्ली में कंक्लूड किया, पहला ऐसा इवेंट हुआ जो ग्लोबल साउथ में हुआ, एंड ओवरऑल फोर्थ ग्लोबल एआई समिट है। तो इसमें एक मानव डॉक्ट्रिन जो है वो उसको लॉन्च किया गया है, कह सकते हैं उसको अनवील किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो देखिए, मानव जो है ह्यूमैनिटी से रिलेट करता हुआ, हिंदी में मानव जो है, ह्यूमैनिटी को हिंदी में हम मानव के तौर पे ऐसे मानव जो है वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीएम ने जो है उसका पूरा एक फुल फॉर्म दिया कि मॉरल एंड एथिकल एआई सिस्टम्स होने चाहिए, अकाउंटेबल गवर्नेंस के साथ जुड़े हुए होना एआई चाहिए, नेशनल सॉवरेनिटी के अंदर होना चाहिए, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव होना चाहिए सभी के लिए, एंड लास्टली वी वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम्स जो हैं वो एआई के अंदर होने चाहिए। मतलब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे एआई को एक ह्यूमन सेंट्रिक टच की जो है बात की गई, इस वर्ड को या इस डॉक्ट्रिन को अनवील करके। डॉक्ट्रिन आप कैसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक विचार पूरा, मानव डॉक्ट्रिन। ठीक है, चलिए, तो ये एक्रोनिम है, इसको तो आपको याद रखना ही है, यू मस्ट लर्न, इसको तो आप याद रखेंगे ही, बाकी फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। तो ऑथर ओपन करते हैं, कहते हैं कि जो मौजूदा समय है एआई जो इस वक्त फ्रेम किया जा रहा है एज अ टेक्नोलॉजिकल आर्म्स रेस और अ $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जो कि सही है। और इस समय में जो पीएम ने आर्टिकुलेट किया मानव डॉक्ट्रिन एट द एआई इम्पैक्ट समिट, ये स्टैंड आउट करता है फॉर अ डिफरेंट रीजन। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि एंकर करने की एआई को, नॉट इन पावर और प्रॉफिट बट इन पीपल, कि एआई जो है उसको जोड़ा जाए, पावर प्रॉफिट तो एक तरफ है ही है, लेकिन लोगों के साथ, मतलब मानव, या आप कह सकते हैं ह्यूमन सेंट्रिक, है ना। तो ये सिर्फ एक एक्रोनिम या एक फुल फॉर्म नहीं है, इसकी एक फिलोसॉफिकल पोजीशनिंग है, और पूरा का पूरा एआई किस हिसाब से इवॉल्व किया जाएगा, किस हिसाब से रेगुलेट होगा और किस हिसाब से वो एथिकल होगा, उसकी पूरी एक अटेम्प्ट है इस डॉक्ट्रिन के अंदर। तो कहते हैं कि हर एक जो इसके अंदर लेटर है मानव के अंदर, वो एक अटेम्प्ट है टू डिफाइन एआई नॉट जस्ट एज अ कोड लेकिन कॉन्सिक्वेंस। यानी दोस्तों एआई के आगे जो रिजल्ट निकल कर आएंगे, जो हमें जिस जिस प्रकार से हमें उसकी जो प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलेंगे, उनको जो है डिफाइन करने का एक अटेम्प्ट है। चलिए, तो फिर ऑथर कहते हैं कि देखिए, एक तरफ जो है सरकारें हैं जो रेगुलेट करने के लिए जो है देख रही हैं किस प्रकार से, और पावर प्रोजेक्शन के लिए। दूसरी तरफ टेक जायंट्स हैं जिनको आंखों में तारे दिख रहे हैं, आंखों में डॉलर, और आंखों में जो है इनको भर भर के कमाई दिख रही है इस अपॉर्चुनिटी से। बीच में फंस गया है नागरिक, बीच में फंस गया है ये सिटीजन, जिसके इंटरेस्ट जो हैं, और जिसको दिख रहा है कि मेरे ही डेटा को लेकर जो है ये एआई के मॉडल्स जो हैं वो ट्रेन होंगे, और मेरे लिए ही जो है ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है हो सकता है ये कम करनी शुरू कर दें। तो ऑथर कहते हैं कि ये मैटर क्यों करता है, जो ये मानव डॉक्ट्रिन हमने देने की यहाँ पे बात, या मानव डॉक्ट्रिन हमने दिया है, क्योंकि ग्लोबली एयर के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके ऊपर जो बातचीत है, दैट इज बियॉन्ड द यूजुअल टॉक फेस्ट, इज डेंजरसली टिल्टेड। टिल्टेड मतलब एक तरफ को, कैसे? एक हाथ पे ऑथर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जायंट्स जो हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, चाहे जैसे उसमें आप लोगों ने इतने मॉडल्स अब तो देख लिए, हमने भी अपना डेवलप किया है 2 LLMs, कि दे आर रेसिंग टू बिल्ड एवर लार्जर मॉडल्स। और दूसरी तरफ सरकारें हैं जो स्क्रैम्बल कर रही हैं टू रेगुलेट दो सिस्टम्स जिनके बारे में बहुत समझ उनको नहीं है ना। और ऑथर कहते हैं कि इस पूरे दोनों के बीच में कौन फंसा है? नागरिक, जिसका डेटा यूज करा जाएगा इसको मॉडल को फ्यूल करने के लिए, और जिसकी नौकरियां जो है वो हो सकता है डिस्प्लेस हो जाए, फ्रीडम्स उसके जो है वो शेप किए जाएं इस एआई के एल्गोरिथमिक डिसीजंस के अकॉर्डिंगली, है ना। तो वो जो है उसके इंटरेस्ट, ये नागरिक के इंटरेस्ट जो है वो बीच में आते हैं। फिर कहते हैं कि दिस इज बियॉन्ड कोड। बियॉन्ड कोड का मतलब कि जो मानव डॉक्ट्रिन है दैट सीक्स टू रीसेंटर दैट सिटीजन, की वो जो नागरिक है ना, उस नागरिक को लेकर जो है
सारा एआई जो है, टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज किया जाए, ये मानव डॉक्टर उसके बारे में बात करता है। तो जिसका पहला पिलर है कि मॉरल एंड एथिकल सिस्टम, ये एक्नॉलेज करता है कि एआई देखिए न्यूट्रल नहीं है। अच्छा, न्यूट्रल का मतलब क्या दोस्तों? मतलब ये कंप्लीटली 100% अनबायस्ड नहीं है, ये कहते हैं ऑथर। क्यों कहते हैं? जो एल्गोरिदम्स हैं एआई के, वो एम्बेड करते हैं अपने अंदर कुछ अजम्पशंस, कुछ बायसेस और कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स, जिनको उनके क्रिएटर्स के साथ ही जो है वो आते हैं कि जिसने क्रिएट किया है। तो विदाउट एथिकल गार्ड रेल्स एआई जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकता है और प्राइवेसी को इरोड कर सकता है बहुत व्यापक स्तर पे। देखो, इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो एक वेस्टर्न कंट्री में या एक अमेरिकन कंपनी जो है वो एक एआई के मॉडल को कंस्ट्रक्ट करती है, तो हो सकता है उसके अंदर एक इनहेरेंट बायस हो, क्योंकि जिस हिसाब से उसको फीड किया गया है कि जो लेट्स से वेस्टर्न्स हैं दे आर सुपीरियर टू एशियंस। ठीक है, तो ये एक बड़ा कॉमन बायस देखने को मिलता है हमें बहुत सारी यूएन की बॉडीज में ऐसे देखने को मिलता है कि आज तक जो है कोई एशियन डिसेंट का व्यक्ति वहां पे हेड नहीं हो पाया आज तक। तो ये भी उसके अंदर बायसेस होंगे, और इसीलिए ऑथर कहते हैं कि बिना एथिकल गार्ड रेल्स के ये सब एआई जो है एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या देते हैं कि बाय एक्सप्लिसिटली फोरग्राउंडिंग एथिक्स, इंडिया इज सिग्नलिंग कि जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है केवल वो डिफाइन नहीं करेगी प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी अलोन कैन नॉट डिफाइन प्रोग्रेस, आपको उसके अंदर जो है ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पिलर। देन नेक्स्ट जाते हैं सेकंड पिलर पे, अकाउंटेबल गवर्नेंस। कहते हैं इक्वली क्रिटिकल है ऑथर कि एआई सिस्टम जो है इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्रेडिट डिसीजंस को, इंश्योरेंस प्रीमियम्स को, किस प्रकार से हायरिंग हो रही है, वेलफेयर डिलीवरी एंड पुलिसिंग। तो कहते हैं इसलिए हमें ट्रांसपेरेंट रूल्स, उसको चेक करने के लिए ऑडिट के मैकेनिज्म, अच्छी ओवरसाइट, रोबस्ट, है ना, ये सब एसेंशियल हो जाएगा टू इंश्योर कि जो ये एल्गोरिथमिक पावर है ये अनअकाउंटेबल पावर ना बन जाए। कि ठीक है, ये एआई की पावर है, ये एल्गोरिथमिक पावर है, लेकिन ये अनअकाउंटेबल जो है ना बन जाए, इसकी जवाबदेही तय करनी होगी। तो सोल्यूशन इस सेंस में कि डॉक्ट्रिन जो है हमारी, मानव डॉक्ट्रिन जो हमने यहाँ पे प्रोपाउंड किया है, ये अलाइन करता है विद द ब्रॉडर नीड फॉर रेगुलेटरी क्लैरिटी विदाउट स्टिफलिंग इनोवेशन। पर आप इसको अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ सकते, यू कैन नॉट लीव इट अनरेगुलेटेड। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहते हैं कि अब नेशनल सॉवरेनिटी भी जो है वो भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो। कहते हैं इस एज में एआई के सॉवरेनिटी जो है वो बॉर्डर से आगे जाके एक्सटेंड कर चुकी है ना, बियॉन्ड बॉर्डर्स टू डेटा, कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडल ओनरशिप। तो फिर ऑथर यहाँ पे इसमें संपादकीय में, इस एडिटोरियल में कुछ सवाल खड़े करते हैं। कहते हैं कि whose data trains the system, who controls the servers and whose laws, किसके कानून एप्लीकेबल होते हैं जब कोई हार्मफुल चीज घटित हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए एम्फेसाइज करना जरूरी है संप्रभुता को, सॉवरेनिटी को। इंडिया इसलिए इसको असर्ट करके क्या कह रहा है कि डिजिटल डिपेंडेंस इज अ स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, कि अगर आप ये डिजिटली डिपेंडेंट है तो वो एक वल्नरेबिलिटी जो है वो क्रिएट करता है। तो नेशंस जो बिल्ड नहीं करेंगे, दैट डू नॉट बिल्ड और एट लीस्ट मीनिंगफुली शेप देयर एआई स्टैक, उनके ऊपर एक रिस्क हमेशा रहेगा। क्या? दे रिस्क सीडिंग इन्फ्लुएंस, के इन्फ्लुएंस जो है उनके हाथ से निकलती जाएगी। किसके किस स्फेयर में इन्फ्लुएंस? इकोनॉमिक वैल्यू एंड सोसाइटल नॉर्म्स। इसको दोस्तों ऐसे समझो कि डेफिनेटली अगर आप जो है डिजिटली डिपेंडेंट होते चले जाएंगे एआई के ऊपर, और एआई स्टैक आप खुद कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, है ना, जैसे अभी आप देखिए कितनी जल्दी जो है जो चैट जीपीटी और अमेरिकन बाकी जो प्लेयर्स थे एआई समिट में, जब भारत ने अपने सर्वम वाला जो एलएलएम है उसको रिवील किया, तो वो कितनी जल्दी उन्होंने इस बात को वहीं पे पिच किया कि जो है एलएल जो स्टैक है वो हमारा स्टैक जो है यूज करके उसके ऊपर जो है इसको आगे बिल्ड कीजिए। भाई ऐसा नहीं हो सकता, हमें अपने स्टैक्स डेवलप करने जो है वो जो है वो जरूरी है, नहीं तो ये रिस्क हमारे ऊपर भी रहेगा। ठीक है, चलिए फिर फाइनली वी पे आते हैं। कहते हैं वैल्यू ड्रिवन डेवलपमेंट जो है अंडरस्कोर करती है कि एआई जो है वो डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को देशों की सर्व करे, लोगों के लिए, लोगों के भले के लिए।
और कहते हैं भारत जितने एक बड़े कंट्री के लिए, जो इतना बड़ा है और इतनी डाइवर्सिटी है, एआई जो है वो लग्जरी नहीं हो सकता, लग्जरी टूल नहीं हो सकता केवल एलिट्स के लिए, मतलब जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर है। कहते हैं इसके बजाय इट मस्ट पावर एग्रीकल्चर एडवाइजरीज इन इन वर्नाक्यूलर, यानी कि लोकल लैंग्वेजेस, जैसे आप कह सकते हैं कि तमिल के अंदर, असमीज के अंदर, उड़िया के अंदर, मलयालम के अंदर, एक्सेट्रा, पंजाबी के अंदर, है ना। प्लस असिस्ट स्मॉल बिजनेसेस, स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इन अदर वर्ड्स ये कहते हैं कि इट मस्ट बिकम अ डिजिटल पब्लिक गुड एंड नॉट मियरली अ कमर्शियल प्रोडक्ट, कि जिसके लिए आपको जो है महंगी सब्सक्रिप्शन जो है वो हर मंथ लेनी पड़े और ये सिर्फ एलिट्स के लिए टूल बन के रह जाए, नहीं, एक डिजिटल पब्लिक गुड के तौर पे भी उभरना चाहिए। तो कहते हैं ऑथर कि ये सब कब होगा, अगर ह्यूमंस एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स जो हैं वो को क्रिएट करें, को वर्क करें एंड को इवॉल्व करें इस नए एआई के एरा के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर ये अगला पॉइंट रेज करते हैं। कहते हैं फ्रॉम डॉक्ट्रिन टू डिजाइन, कि अब ये जो हमारा मानव डॉक्ट्रिन दिया गया है ये सिर्फ लफ्फाबाजी नहीं है, रिटोरिक नहीं है, बट इट इज इन ओरिएंटेशन। ये ऑफर करता है एक फ्रेमवर्क जिसके थ्रू पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, रेगुलेशन को अलाइन किया जा सकता है, या आप कह सकते हो इन सबको हम एक हार्मनी के अंदर ला सकते हैं ताकि ये ह्यूमंस को अल्टीमेटली सर्व करने की तरफ काम करे, राइट। तो कहते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे भारत का जो डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई, चाहे उसमें आधार है, यूपीआई पेमेंट्स हैं जो स्कैन करके, है ना। अब तो हमने इंटरनेशनल लीडर्स को भी देख लिया, वो आई वाज गोइंग थ्रू वीडियो के जहाँ पे वो जो है रोड साइड एक स्ट्रीट वेंडर को स्कैन करके देख रहे हैं और यूपीआई के थ्रू, है ना। तो उसने डेमोन्स्ट्रेट किया है, ऑथर कहते हैं कि जो इस लेवल पे, इतने बड़े स्केल पे इंक्लूजन के साथ को एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब एक्सक्लूजनरी ना हो, सबको हम उसके बीच का हिस्सा बना सकें और इतने लार्ज स्केल पे हम उसको एक्सपैंड भी कर सके। ठीक है, तो कहते हैं कि ये सिमिलर चीज जो है हमें अप्लाई करनी होगी एआई के ऊपर। अप्लाइंग सिमिलर थिंकिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, इनेबल करेगी कि पॉपुलेशन जो है उसके स्तर पर हम इसको बढ़ा सके, पॉपुलेशन स्केल यूज केसेस विदाउट सैक्रिफाइसिंग अकाउंटेबिलिटी, कि उसकी अकाउंटेबिलिटी एआई की वो भी, और साथ में जो है इसको, क्योंकि सिंपल सी बात है, अकाउंटेबिलिटी होगी तभी आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे, ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे तभी आप इसको जो है बड़े स्तर पे, बड़े स्केल पे लेके जा पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। ऑथर कहते हैं लेकिन फिर भी जो है दिस डॉक्ट्रिन मस्ट ट्रांसलेट इनटू डिजाइन, जो ये बात कर रहे थे कि ये जो है डिजाइन के अंदर उतरनी जरूरी है। एथिकल प्रिंसिपल्स मस्ट शेप प्रोक्योरमेंट रूल्स, ये आ गया आपका GS4 से को रिलेशन इस एडिटोरियल का। तो कहते हैं सॉवरेनिटी मस्ट इन्फॉर्म डेटा लोकलाइजेशन एंड कंप्यूट स्ट्रैटेजी, कि डेटा जो है वो, इसीलिए देखिए ना डेटा सर्वर्स यूएई के साथ, अगर आपने ध्यान दिया होगा हाल ही में जब MBZ आए थे, मोहम्मद बिन जायद आए थे, और डेटा सेंटर्स बिल्ड करने की जो है वो बात की गई थी। इवन यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड डील का नेगोशिएशन हो रहा है उसके अंदर भी ये बात की जा रही है। चलिए देन अकाउंटेबिलिटी कहते हैं मस्ट गाइड इन्फोर्समेंट एंड नॉट जस्ट कंसल्टेशन, के सिर्फ सलाह मशवरा नहीं, इसमें आप इन्फोर्समेंट के लिए के तरह जो है अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स कीजिए। एंड अगर इंस्टीट्यूशनल फॉलो थ्रू नहीं होगा तो मानव डॉक्ट्रिन जो है वो केवल एक स्लोगन बन के रह जाएगा और स्टैंडर्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं उभर के आ पाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट, आई होप ये बात समझ में आ रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन फर्दर स्टिल कहते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां एआई जो है इज ऑफन डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस, डिसरप्शन या डीकपलिंग, आर्टिकुलेटिंग अ ह्यूमन सेंटर्ड डॉक्ट्रिन इज इटसेल्फ कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या दोस्तों, जिसके बहुत महत्वपूर्ण आगे असर होने के चांसेस हैं, कि इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज या फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज जिसके होने का चांस है। ठीक है, कि जहां पे हर तरफ जो है सिर्फ दुनिया में डिसरप्शन, डोमिनेंस, डीकपलिंग, इसमें एक रेस लगी हुई है। ये अपने आप में एक बात जो है इस इतने व्यापक स्तर पे, और एक डॉक्ट्रिन जो है प्रपोज करना, एक डॉक्ट्रिन को जो है फ्लोट करना, ये अपने आप में बहुत एक सिग्निफिकेंट बात है। ऑथर इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि ह्यूमन सेंटर्ड डॉक्ट्रिन जो प्रपोज किया हमने इन दिस मानव डॉक्ट्रिन।
ठीक है, तो कहते हैं ये रीफ्रेम करता है डिबेट को फ्रॉम हु विंस द एआई रेस के सवाल ये इससे आगे लेके जाता है टू whom डज एआई सर्व, है ना, कि सवाल अभी तक जो चलता है क्या, हु विंस द एआई रेस, हम कह रहे हैं हु विंस द एआई रेस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल है वो ये है कि whom डज एआई सर्व। तो कहते हैं दैट शिफ्ट इन क्वेश्चन में वेल प्रूव टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन ऑफ ऑल। ठीक है दोस्तों, तो दैट इज हाउ द ऑथर कंक्लूड्स। ऑल राइट, सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ड्यूरोमिक्स एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जो है डेली एडिटोरियल डिस्कशंस कंडक्ट करते हैं एंड उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो एक्सप्लेन्ड सीरीज में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।